नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेस्ड है हमारी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो प्रमुख रूप से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और हाँ, आपको हम पहले ही बता दें, इन सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे पेज पर, आप यूट्यूब पर जिस पे वीडियो देख रहे हैं चैनल को आप पेज विजिट करिए, उस पर भी आपको लिंक वहाँ सामने पेज पर भी दिख जाएगा। चलिए, तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? क्या नाम है? जैव विविधता उद्यान का नाम बताया है, भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, भारत वाटिका। चलिए, भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड में अभी इसको किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में इसको किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य को 2020 का शीर्ष सम्मान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन, यहाँ बहुत बड़ा टर्म एक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सामने कि स्मार्ट सिटी मिशन। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है। एक तो है कि पहले तो ये इसका सिंपल सा आंसर जान लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो पहला स्थान मिला है, जो शीर्ष स्थान मिला है, वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। अब आप देखिएगा कि जो स्मार्ट सिटी मिशन था, क्या है जो ये स्मार्ट सिटी मिशन आपका है, इसकी जो अगर बात करें तो ये तो एक तो 2019 से स्टार्ट किया गया था, 2019 से, और ये 23 का लक्ष्य रखा गया। 2019 से 2023 का लक्ष्य रखा गया था। क्या लक्ष्य था कि 100 शहरों को जो है 100 शहरों को स्मार्ट बनाना था, 100 शहरों को। ठीक है, अब देखिएगा कि जब भी स्मार्ट सिटी की आपकी कोई परिभाषा अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि स्मार्ट सिटी होती क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 इसके स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं इसके। कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ हैं स्मार्ट सिटी के। पहला अगर देखेगा तो इसमें आता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि सामाजिक अवसंरचना वहाँ की क्या है, मतलब सामाजिक रूप से वो क्षेत्र या वो जगह या वो राज्य जो है कितना विकसित है। दूसरी बात करिएगा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ना, जैसे आपसी भाईचारा है कि अभी किसी राज्य में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं ऐसा, तो उसका सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो उसको कहा जाएगा कि वो कमज़ोर है। ठीक है, अगर आपसी सौहार्द बढ़िया है, सब लोग वर्क एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिल रहा है, तो वो उसको बोलेंगे कि जो है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है। इसी तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेगा तो आप देख सकते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो परिवहन की बात कर लीजिए, चाहे आप रोड की बात कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो आप देखेगा कि टैक्सेशन सिस्टम से लेकर के उन सारी चीज़ों का कि वहाँ पे काम करने पर कितना मुश्किल है किसी भी सर्टिफिकेशन का प्राप्त करने में, इन सारी चीज़ों का जो बात है वो आती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरी जो बात आती है वो आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक अवसंरचना उस राज्य की क्या है, आर्थिक रूप से वो कितना विकसित है, उसका GDP स्तर क्या है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को जो देखते हैं वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन देखते हैं। और एक चौथा जो आता है, इसका चौथा है इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करिएगा, इंस्टीट्यूशनल में होता है आपका बेसिकली जो है संस्थागत जो अवसंरचना है, मतलब जितनी भी तरह की यहाँ पे संस्थाएं हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना जिस तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट से लेकर के उन संस्थाओं में, और फिर उनके मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर के सारी चीज़ों में कितनी पारदर्शिता है, इन सारी चीज़ों की जो बात आती है वो इंस्टीट्यूशनल में देखी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 चीज़ें इसमें इसकी जो होती हैं मूल रूप से इसकी क्या होती हैं? पिलर हैं, 4 पिलर्स होते हैं, सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक और आपका जो है कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जून 2021 में भारतीय वायुसेना में एक महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई कोई, उनका नाम क्या था? तो ये पूछ रहा है कि पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में कौन शामिल हुआ है वायुसेना में। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कौन शामिल हुआ है? माव्या सूदन नाम है। क्या नाम है? माव्या सूदन बनी है, फर्स्ट महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई हैं। और माव्या सूदन के बारे में जानिए, ये कहाँ की हैं? ये हैं JNK की हैं। कहाँ की हैं? JNK की, यानी कि जम्मू और कश्मीर जो राज्य है वहाँ की ये रहने वाली हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का जो है एक रक्षा ड्रोन, पहला रक्षा ड्रोन सिस्टम है। बेसिकली भारत का ये पहला रक्षा ड्रोन सिस्टम है जो भारत में खुद तैयार किया गया है। और इसको किसने विकसित किया है? तो इसको जो भारत का पहला रक्षा ड्रोन सिस्टम है, इसको किसने विकसित किया है? ये जो ए वाला ऑप्शन है, ग्रेन रोबोटिक्स। क्या नाम है? ग्रेन रोबोटिक्स। अब इसके बारे में जानिए कि ग्रेन रोबोटिक्स कहाँ पर है। ग्रेन रोबोटिक्स है हैदराबाद में। कहाँ पर है?
हैदराबाद में है ग्रेन रोबोटिक्स। ठीक है, ग्रेन रोबोटिक्स आपकी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहते हैं कि जो ये सिस्टम है, जो ये आपका ड्रोन रक्षा सिस्टम है, वो इसको बोलते हैं कि ड्रोन रक्षा ड्रोन जो है इसका एक गुंबद बोलते हैं, रक्षा ड्रोन सिस्टम या रक्षा ड्रोन गुंबद भी बोलते हैं। और ये स्वदेशी तकनीक पर निर्भर करता है, बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्वदेशी तकनीक पर बना है। किस तकनीक पर बना है? स्वदेशी तकनीक का मतलब होता है इसको पूरी तरह से भारत में अपने ही बलबूते पर तैयार किया गया है ना, हमने किसी से लिया नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। ये नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे कभी भी ये पूछ ले। इसका नाम है इंद्रजाल और ये भारत का पहला रक्षा ड्रोन है जो स्वदेशी तरीके से बनाया गया है, पूरी तरह से भारत में इसको तैयार किया गया है। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। ठीक है, इसका नाम है इंद्रजाल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक कंपनी थी, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है, जिसमें देखिएगा कि अभी ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी बड़ी चर्चा में रही। आप ये देख पाएंगे कि ये जो कंपनी है वो कहाँ की है? यूएसए की कंपनी है, स्पेस कंपनी है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन क्या है कि वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने किस भारतीय मूल की महिला को स्पेस यात्रा के लिए चुना था? क्या पूछा है? किस भारतीय मूल की महिला को? देखेगा कि कल्पना चावला भी भारतीय मूल की महिला हैं, और शिरीषा बंदाल भी भारतीय मूल की हैं, सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की हैं, प्रिया घोष भी, रैंडम नाम है। ठीक है, ये भी भारत का ही नाम लग रहा है, तो भारत की ही है ये भी, प्रिया घोष भी। चलिए अब इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है शिरीषा बंदाल। शिरीषा बंदाल है। क्या नाम है उनका? शिरीषा बंदाल। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी अगर आप देखेगा तो ये जो कंपनी है वो यूएसए की एक है, स्पेस कंपनी है, हमने आपको बता दिया। और ये देखिएगा कि रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है। किसकी कंपनी है? रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है। ठीक है, किस क्षेत्र में काम करती है? एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में काम करती है, यानी फिर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये काम करती है कंपनी। दूसरी खास बात है, इनको शिरीषा बंदाल जब इसमें गई थी तो वो दिन था 11 जुलाई के दिन इन लोगों ने यात्रा भरी थी। और एक खास बात आपको बताएं कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ऐसा करने वाली इनसे पहले की महिलाएं हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं जिनको यूएसए ने इस काम के लिए चुना है। ठीक है, इसमें एक खास बात और बताएं, जिस रॉकेट से या जिस यान से ये लोग बैठ के गए थे उसका क्या नाम था? उसका नाम था वर्जिन गैलेक्टिक। क्या नाम था? उसका नाम था, आप लोग देख लीजिए, क्या वर्जिन क्या नाम था? उसका नाम था वर्जिन ऑर्बिट नाम था, वर्जिन ऑर्बिट। वर्जिन गैलेक्टिक इसका कंपनी का नाम है, वर्जिन ऑर्बिट इस यान का नाम था। और ये कंपनी किसकी है? रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। तो इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इनसे पहले ऐसा करने वाली दो महिलाएं कौन सी हैं? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स रही हैं। ठीक है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया हाल फिलहाल में, और वो कहाँ पर किया? तो आपको बताएं, जेन गार्डन सबसे पहले तो है क्या? जेन गार्डन की अगर बात करें तो जापान के साथ जो है मिल करके क्या तैयार किया जा रहा है? एक वर्क कल्चर डेवलप करने की बात कही जा रही है, वर्क कल्चर। ठीक है, जापान के साथ मिलकर के इसको तैयार किया जा रहा है कि ये क्या करेगी? जापान की एक कंपनी है, वो यहाँ पर आकर के सपोर्ट करेगी और वो क्या करेगी? यहाँ पर भी वो एनवायरनमेंट तैयार करेगी जिस तरह से जापान की कंपनियों में कार्य क्षमता जैसी उनकी है, उस जैसी कार्य क्षमता को यहाँ पे विकसित करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया वो कहाँ पर किया? गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन है हमारे सामने कि दोहरी मारक क्षमता वाली किस परमाणु मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया? कहाँ से? ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। तो ये देखिए, दोहरी मारक क्षमता वाली जो ये मिसाइल है ये बेसिकली बनाई गई है किसके जरिए? डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ठीक है, इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। और एक खास बात है, इसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। अग्नि श्रेणी की एक एडवांस वर्जन की मिसाइल है अग्नि प्राइम। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर। चांदीपुर में ही देखिएगा तो वहाँ पर एक द्वीप है और उस द्वीप का क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला वो देश का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बताएं कि वो कौन सा राज्य है? वो है गोवा। कौन सा है? गोवा बना है। अब यहाँ पे अगर रेबीज की बात आई है तो रेबीज सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पागल कुत्ते अगर आप काट लेते हैं, आपको किसी तरह से गलती से, मतलब किसी भी तरह से आप जा रहे हो, काट लिया हो, कभी आपको काटा है किसी ने?
अगर किसी को किसी ने कभी कुत्ते ने काटा है, किसी पागल कुत्ते ने, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर आपको मैं बता दूं कि जो रेबीज, अगर आपको ये कोई पागल कुत्ता आपको काट ले, कोई भेड़िया काट ले, है ना, ऐसे केसेस में आपको रेबीज लेनी पड़ती है, रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है, एंटी रेबीज इंजेक्शन। क्या लेना पड़ता है आपको? एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वैक्सीनेशन आपको कराना पड़ता है। और आपको कितने देर में वैक्सीनेशन कराना पड़ता है? 72 घंटे के अंदर आपको वैक्सीनेशन करना पड़ता है। 72 आवर लिखा है, ये 72 घंटे के अंदर आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। बात आई है रेबीज की, तो रेबीज का टीका जो है वो किसने बनाया था? ये वैक्सीनेशन हो रहा है ना, मुक्त हुआ, तो रेबीज का टीका किसने बनाया था? ये बनाने वाले थे लुई पाश्चर। क्या नाम था? लुई पाश्चर। ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच थे, फ्रेंच मानी फ्रांसीसी थे। लुई पाश्चर जो है एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे। चलिए, लुई पाश्चर के बाद का अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एनएफसी आधारित, क्या क्वेश्चन है? एनएफसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? एनएफसी क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि एनएफसी क्या है। एनएफसी की बात करिएगा तो ये है नियर। एन से क्या है? नियर। और एफ से क्या है? एफ से है फील्ड, नियर फील्ड। और सी से क्या है? कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ऐसा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत दूर से इसका कम्युनिकेशन, दो यंत्रों के बीच में कम्युनिकेशन जब भी होगा, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हमेशा होता है। हमेशा आप अपने अकेले कम्युनिकेशन थोड़ी करेंगे, किसी ना किसी से तो बात करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होगा। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दो डिवाइसें होंगी, ठीक है। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो कहते हैं कि जो डिस्टेंस होती है 4 सेंटीमीटर, एक डिवाइस अगर ये है, एक डिवाइस ये है, तो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक ये काम करता है। इससे ज़्यादा दूरी अगर होती है तो ये काम नहीं करता है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र, जैसे आपने देखा होगा कि टैग मशीन पर आप क्या करते हैं, जैसे आप अभी वो स्कैन वाला काम आप करते हैं ना, ठीक है, पेमेंट करने के लिए स्कैन कर लेते हैं, तो वो भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो उसी पर आधारित ये भी व्यवस्था है, एंड्रॉयड सिस्टम पर आधारित ये व्यवस्था है। और इसमें जो है किसने सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग किया है? पंजाब की सरकार ने जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र जारी करने वाला वो पहला राज्य बना है देश का, ठीक है। चलिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली खेप किस राज्य ने यूके में भेजी है? कहाँ भेजी है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो वो कौन सा राज्य है? जर्दालू आम की जो खेप भेजी है, जो जीआई टैग मिला है, वो बिहार को प्राप्त है। किसको? बिहार को वो जीआई टैग मिला है जर्दालू आम के लिए। तो बिहार की सरकार ने उसको भेजा है। पहली खेप कहाँ भेजी है? यूके में भेजी गई है, ठीक है। चलिए, ये भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारा कोई प्रोडक्ट जो है यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि वह राज्य सरकार जिसने संस्कृत शास्त्र और वेदों को, ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी फिर से जिंदा करने के लिए, उसको प्रचलन में बनाए रखने के लिए वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड का गठन किया है। तो भैया ये सरकार है आपकी राजस्थान सरकार। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे जो है राजपूत राजा हुए थे और जिन्होंने धर्म कर्म को लेकर के बहुत सारे काम किए थे। तो वहाँ से आप ध्यान से इसको याद कर सकते हैं कि वो कौन सी सरकार है, वो है राजस्थान की सरकार ने ये काम किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीवन वायु तकनीक का विकास। ये विकास देखिए आपका गलत लिखा है। आपको हिंदी का भी अगर आपको कभी किसी को पेपर देना हो तो वहाँ पर आता है वर्तनीय सुधार करिए, ये विकास, इसमें भी टाइप मिस्टेक है। तो ये कैसे लिखा जाता है? विकास में छोटा सा होता है, ठीक है। चलिए, ये सब हमें छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो विकास जो हुआ है ये किस संस्थान ने किया है? किस चीज़ का? जीवन वायु का। जीवन वायु का विकास किस संस्थान ने किया है? तो भाई जीवन वायु का जो विकास है वो आईआईटी रोपड़ ने किया है। आईआईटी रोपड़ कहाँ पर है भैया? ये है आपका पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है आईआईटी रोपड़। आईआईटी का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कहाँ सुनते हैं? खड़गपुर सुनते हैं, आईआईटी रुड़की सुनते हैं, है ना। ये सारी जो है वो कहाँ का है? आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। गिने चुने कॉलेजेस हैं देश में। चलिए
अब देखिएगा कि ये जो जीवन वायु तकनीक है, थोड़ी सी इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जीवन वायु तकनीक इसमें है क्या, बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लेते हैं अभी कोरोना वायरस चला तो लोगों को फेफड़ों में सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में ये जो तकनीक है वो जो है एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है, आपके फेफड़े में, और आपको जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको पूरित करने की एक तकनीक है और इसका नाम क्या है, जीवन वायु। तो ये जो बहुत ही अच्छा काम किया है, एक तरह से कह सकते हैं, वो किसने किया है, वो किया है लोक कल्याणकारी काम है, ये IIT रोपड़ का। ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। इतनी बातों से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का पहला क्या है, पहला स्वदेशी विमान। हमेशा इस बात को याद रखेगा, जब स्वदेशी टर्म आए ना, स्वदेशी का मतलब होता है कि पूरी तरह से भारत में निर्मित हुआ है, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2022 में कमीशन किया जाएगा, कभी कभी पूछ सकता है रिटायर किया जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा रिटायर किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा कमीशन डीकमीशन किया गया। चलिए, तो कौन कमीशन किया जाएगा, वो है आपका INS विक्रांत। क्या नाम है उसका, INS श्रेणी का है वो विक्रांत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर INS विक्रांत के बाद तो अच्छा, हमें आप कमेंट करके बताइए कि INS विक्रांत को किसने तैयार किया है, INS विक्रांत को किसने तैयार किया, किस संस्था ने तैयार किया इसको, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए, आपके लिए भी थोड़ा सा काम होना चाहिए, इससे क्या होगा कि आप नई नई चीज़ों को सर्च करते वक्त और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो आपको नेट सर्फिंग दिन में कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रबड़ का पौधा, किस चीज़ का, रबड़ का पौधा जो आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड किया गया, आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है, वो कहाँ पर किया गया। तो आपने बहुत सारी ऐसी फसलों के नाम सुने होंगे जो आपने GM क्रॉप्स के नाम से आप सुनते हैं ना। भारत में भी ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे GM सरसों की बात करें, GM मक्का की बात करें, GM आप टमाटर भी हुआ था बाद में, हालांकि उसका प्रयोग नहीं किया जाए, जिसको फ्लेवर सेवर टमाटर भी कहा जाता था, है ना। बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसी तरह से GM कपास आपका बहुत फेमस है ना। तो आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रबड़ का पौधा आनुवांशिक, पहली बार ऐसा किया गया कि रबड़ के पौधे को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, और वो कहाँ पर किया गया है, वो किया गया है असम में। अब यहाँ पर असम ऑप्शन में नहीं है, तो आपको देख रहे होंगे कि ये गुवाहाटी है, तो आपका सही विकल्प क्या है, गुवाहाटी में ये किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था, सब्जेक्ट क्या थी, उसका विषय क्या था। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था। चलिए इसका अगर आप देखिएगा कि इसका थीम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। इंग्लिश में अगर देखें तो ये था योगा फॉर, क्या था, वेलनेस, क्या था, योगा फॉर वेलनेस। ये याद कर लीजिएगा, मे भी आपके एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं और इस वजह से जो है क्या है कि बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम आ रही हैं। तो लोगों को सलाह भी बहुत तरह तरह की सलाह आयुष मंत्रालय से लेकर के भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, और इसी क्रम में स्वास्थ्य को ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें योगा जो है एक महत्वपूर्ण काम कर सकता है, जिसके लिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ऐसे, ठीक है। जो करंट के मुद्दे ज़्यादा होते हैं उनकी संभावना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हमेशा 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि GI टैग प्राप्त एक और चीज़ है, और वो क्या है, वो आप देखिएगा कि GI टैग प्राप्त है जलगांव केला। क्या है, जलगांव केला। जलगांव केला की पहली खेप किस, अभी हमने देखा था कि इससे पहले जर्दालू आम की एक खेप भेजी गई, किसने भेजा, बिहार ने। कहाँ भेजा था, UK में भेजा था। अभी क्वेश्चन है कि GI टैग प्राप्त जलगांव केला। अच्छा, जो ये GI टैग होता है इसका क्या मतलब होता है, GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब एक पर्टिकुलरली जगह को रिप्रेजेंट करता है कि ये केला यहाँ का है, ये आम यहाँ का है। जर्दालू आम को जब GI टैग दिया गया तो उससे बिहार का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा, पर्टिकुलरली उस जगह का जहाँ पर उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता होगा, ठीक है। चलिए उसी जगह को दिया जाता है GI टैग, ठीक है।
तो ये है जीआई टैग जलगांव केला। जलगांव केला की पहली खेप कहाँ भेजी गई? निर्यात की गई है तो भेजी गई, आयात करते तो मंगाते हैं, तो लेकिन भेजी गई है, कहाँ भेजी गई है? तो ये भैया दुबई में भेजी गई। कहाँ भेजी गई? दुबई में भेजी गई है। अब एक बात बताइए, जलगांव है कहाँ? हो सकता है यही पूछ ले कि जलगांव कहाँ, क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेटर है तो आपसे जलगांव को इसमें पता होना चाहिए कि जलगांव कहाँ है। तो जलगांव देखिएगा तो आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में अवस्थित है जलगांव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के पहला, क्या है? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय है बेसिकली, पहला यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय है, ये है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है भैया गुजरात में। कहाँ पर की गई है? गुजरात में बना है पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। कहाँ पर बना है? गुजरात में बनाया गया है। चलिए आगे की तरफ अगर बढ़ें तो आगे की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया जो है ये कहाँ पर चलाया गया? पहले तो बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका ओडिशा। कहाँ पर चलाया गया? ओडिशा में चलाया गया। अब ऑपरेशन ओलिविया है क्या? ओलिविया आपको पता होगा कि ये जो है एक टर्टल होता है, एक कछुआ होता है, ठीक है, एक कछुआ होता है जिसका नाम होता है रिडले ओलिविया टर्टल होता है। क्या नाम होता है उसका? रिडले ओलिविया। ठीक है, रिडले ओलिविया लिख दे, रिडले ओलिविया। तो रिडले ओलिविया जो टर्टल है, इसी तरह से लेदर बैक भी होता है। बहुत से भारत में देखिएगा 5 प्रकार के तकरीबन जो हैं कछुए देखे जा रहे हैं। तो हम अगर आप इस पर कहिएगा तो कभी हम इस पर एक शॉर्ट 5-7 मिनट की एक वीडियो जो होगी ऑपरेशन ओलिविया से संबंधित, यानी टर्टल से संबंधित जो भारत में, क्योंकि ये क्वेश्चन जुड़ता है किससे? आपके जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो हम उसको वहाँ पर आप कहिएगा तो हम उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। चलिए फिलहाल ये उड़ीसा में ये किया गया। और ये किसने किया था? जो भारत की जो तटरक्षक बलों ने, ठीक है, किसने किया था? किसके द्वारा? तटरक्षक बलों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इन्हीं रिडले जो टर्टल्स हैं उन्हीं को बचाने के लिए, उनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए, कि उनके कहा जाता था कि उनके प्रजनन को काफ़ी खासा नुकसान पहुंच रहा है और इस वजह से उनके लिए ये काम किया गया था। ये कौन कर रहा था? तटरक्षक बलों के द्वारा ये काम किया गया। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के क्रम में अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, कौन सा अभियान है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने चलाया? तो आपको पता है ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है किस सरकार ने चलाया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको चलाया था। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को इसमें जागरूक करने के लिए चलाया गया था। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 20वां अंतर्राष्ट्रीय जो है, क्या है? 20वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो इसी दौरान कहते हैं कि इसी, कहते नहीं है बल्कि ये सत्य घटना है कि इससे जो था 21 जून से 10 दिन पहले, यानी कि 10 दिन पहले अगर कहें तो कितनी तारीख रही होगी? 11 जून को, है ना? 11 जून को एक ऐप लॉन्च किया गया। किसने? आयुष मंत्रालय ने उस ऐप को लॉन्च किया। क्या नाम था? नमस्ते योग। क्या नाम था उसका? नमस्ते योग। हमारे यहाँ ऐसा एक और कार्यक्रम मिलता जुलता चलाया गया था, वो आप बताएंगे हमें, उसका नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप। तो क्वेश्चन ये है कि नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम था वो कब और कहाँ? एक स्टेडियम में हुआ था। मैं इतना तक आपको हिंट देता हूँ, एक स्टेडियम में उसको आयोजित किया गया था। वो कौन सा स्टेडियम था? उसका नाम क्या है? कब इसका आयोजन किया गया था? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पहली बार, क्या भारत में जो है पहली बार आप देखिएगा कि आधिकारिक रूप से मेडिकल ड्रोन, ये 2 बार टर्म लिखा गया है, पहली बार, एक बार इसको काट ही देते हैं कि भारत में आधिकारिक रूप से पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी। मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को, यानी कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो दवाएं हैं, जो और भी तरह की चीज़ें हैं, उनको जो है इक्विपमेंट्स वगैरह उनको मेडिकल ड्रोन के, यानी कि ड्रोन के जरिए, ठीक है, ड्रोन के जरिए उनको
पर्टिकुलरली जगह तक पहुंचाना, क्योंकि आपको पता था कोरोना के टाइम में बाहर निकलना भी नामुमकिन हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोगों की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उन जो कर्मचारी जो ऐसा काम करते हैं और जल्दी फास्ट डिलीवरी हो सके, उसके लिए मेडिकल ड्रोन डिलीवरी सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर, इसका ट्रायल किया जा रहा है। कहाँ पर इसका ट्रायल किया गया? तो इसका ट्रायल भैया किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में देखिएगा, बेंगलुरु में एकदम पर्टिकुलरली बेंगलुरु में नहीं किया गया, लेकिन आपका ऑप्शन बेंगलुरु ही होगा। इसी बेंगलुरु से नज़दीक तकरीबन 80 किलोमीटर दूर देखिएगा तो सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम क्या है? गौरी बिदनपुर। क्या नाम है? गौरी बिदनपुर। और उसी गौरी बिदनपुर गांव के पास जो है इसका ट्रायल किया गया। कहते हैं ये ट्रायल जो है हो गया है, 30 से 45 दिनों तक ये ट्रायल चलना था, तो अभी कितने दिन चला? ये हो गया, ट्रायल कंप्लीट हो गया। शुरू में लक्ष्य रखा गया था 30 से 45 दिनों का ये ट्रायल होगा। तो ये कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। और देखिएगा कि जो ये ट्रायल किया गया ना, इसमें जो है इसको जो है ये ट्रायल बेंगलुरु में किया गया। और इसमें एक चीज़ थी हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि इसको किस कंपनी ने किया। तो एक कंपनी का नाम है TAS। क्या नाम है इसका कंपनी का? TAS है। बेसिकली अगर इसका देखिएगा कि थ्रोटल एरोस्पेस नाम है कंपनी का। क्या नाम है? थ्रोटल एरोस्पेस। T से थ्रोटल है, A से एरोस्पेस है, S से सिस्टम है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल भी मैं लिख देता हूँ कि थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, है ना। ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, है ना, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, ये इस कंपनी ने इसको ट्रायल इसका किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है कि डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना जो प्रबंधन प्रणाली है, डिजिटल रियल टाइम सूचना प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। रियल टाइम सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगर हम बोलें तो FRIMS भी इसको कहा जाता है। देखिए फ्लड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, तो रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। इसका जो है शुरुआत किसने किया? मतलब जैसे ही फ्लड आने वाला हो तुरंत आपको रियल टाइम ऑन द स्पॉट जो है आपको कुछ ही समय पहले ही आपको एकदम से पता चल जाए, मतलब कब फ्लड आएगा ये आपको पहले ही पता चल जाए कि फ्लड कब आने वाला है, इसकी तीव्रता क्या रहने वाली है, सारी बातें नोट डाउन कर दी जा सके, ये आपको पहले बता सके। तो ये किस सरकार ने इस प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो भैया ये असम की सरकार ने शुरू किया है। आप देखिएगा जब आप देखते हैं कि ये वाला जो आपका पूर्वोत्तर का जो हिस्सा अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा आपका पड़ता है ना, इस तरह से कुछ पड़ता है, ये असम इसमें बीच में पड़ता है ना, ये ऐसे घुमा करके ये पूरा ऐसे फैला हुआ असम का जो क्षेत्र है। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि यहाँ से जब आपकी नदी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र आती है। कहाँ से? तिब्बत के पास से निकलती है और वो यहाँ पर आती है ना। जब वो यहाँ पर आती है और फिर यहीं से ऐसे देखिएगा सीधे घूम जाती है और वो बांग्लादेश में चली जाती है। और यहीं से एक नदी इसमें आकर के मिलती है मेकांग, मणिपुर से, है ना, वो मेघना, मेकांग कह रहे हैं, मेघना। देखिएगा एक चीज़ और होती है कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसमें एक और दो नदियाँ और मिलती हैं, धनुश्री, सुबानश्री, इसमें दिबांग और लोहित यहाँ पे मिलती हैं, दिबांग और लोहित। जिससे क्या होता है कि ये मैदानी, यहाँ से तो पर्वतीय क्षेत्रों से तीव्र ढालों से आती है और यहाँ पर पूरा ये जो यहाँ से लेकर के सदिया से लेकर के धुबरी तक आपने पढ़ा होगा कि क्या है, वो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। क्या नाम है सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली। क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप। वो किस नदी में पड़ता है? आपके इसी ब्रह्मपुत्र में ही है, ठीक है। तो इसमें आपको जाहिर सी बात है एक नदी द्वीप बन गया है, जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना कचरा जमा होता होगा, कितना गाद जमा होता होगा। और यही कारण है उसके फ्लड आने की बार बार कि उसमें बहुत ज़्यादा गाद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदी की जो स्पीड है बहने की पानी वो बहुत स्लो हो जाता है, नदी विसर्पण करने लगती है, ठीक है, इस तरह से। और इसी कारण है यहाँ पे बाढ़ आती है। तो असम की सरकार ने यहाँ पे रियल टाइम फ्लड रिपोर्ट और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 23 जून 2020 को, ये दिख रहा होगा आपको या कट रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कि 23 जून 2020 में किस सोशल मीडिया से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोड़ भी दूं तो अभी आप लोग इसका जवाब हमें दे ही सकते हैं, है ना। ये बहुत लंबा विवाद चला था, तो चलिए आप लोग हमें इसका जवाब दीजिएगा। मैं बताने वाला था, मैं भूल गया था। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये विवाद जो चला था, काफ़ी भीषण संग्राम चला था सरकार और उस संस्था के बीच में। बार बार एक उधर से कटाक्ष करती थी तो उधर से भी कुछ उसने बैन कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया ना। आपको बताइएगा कि कौन सी थी इन चारों में से? फेसबुक थी या इंस्टाग्राम थी या ट्विटर थी या टिकटॉक थी? चलिए
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अच्छा, इसमें जब भी आप मुझे बताएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फेसबुक नहीं थी। फेसबुक ने उसी के बाद अपना एक जो है शिकायत अधिकारी नामित कर लिया था भारत में, शिकायत अधिकारी। ठीक है, शिकायत अधिकारी कौन, किसको बनाया था? स्फूर्ति प्रिया को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये फिर से इसको करते हैं, ये क्या मैंने लिख दिया। चलिए, क्या नाम है जो फेसबुक की जो अधिकारी बनाया गया था? स्फूर्ति प्रिया। ये फेसबुक की शिकायत अधिकारी अपॉइंट हुई हैं इंडिया में। ठीक है, फेसबुक की तरफ से शिकायत अधिकारी इनको 2021 में अपॉइंट किया गया इंडिया में, लेकिन वो संस्था फेसबुक नहीं थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो ट्विटर है, एक तो इंस्टाग्राम है, एक तो आपके पास टिकटॉक है। टिकटॉक तो बैन हो चुका है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम। चलिए आप बताइएगा, बहुत ही बिल्कुल आसान सा सवाल है कि कौन सा वो है जिसको बैन, जिस पर से कानूनी संरक्षण वापस सरकार ने ले लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन, कौन सा? नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य ने शुरू किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी संभावना ज़्यादा है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि ये आज की समस्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब वर्तमान समय की समस्याओं पर। क्या समस्या है? बेरोजगारी समस्या सबसे बड़ी है, और उन समस्याओं पर बेस्ड है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ये शुरू किया गया था केरल की सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? केरल की सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जो कि पूर्व न्यायाधीशों की, जो कि मतलब रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड जो जजेस हैं, उनकी एक कमेटी बनाई थी। और क्या काम सौंपा था उनको कि आप पता लगाइए कि किस तरह से जो है युवाओं को यहाँ पर नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, या युवाओं के लिए नए रोजगारों का विकास किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इन सारे कामों के लिए किया गया था। तो वो केरल सरकार है। ठीक है, केरल सरकार देखेगा तो शिक्षा वगैरह में हमेशा से आगे ही रहती है। जब भी बात शिक्षा की हो रही हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ नाम आ जाता है, वो केरल का नाम मुझे लगता है कि सेट हो जाता है कि वो वही होगा। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि असम सरकार ने किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय, ये वहाँ इस तरह से कुछ होगा कि 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया। तो असम सरकार ने किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? पहले वो क्या था? रिजर्व फॉरेस्ट था, अब उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। चलिए, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों पर आप कहिएगा तो उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो आपको जरूर देंगे, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पर्यावरण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पर्यावरण से हम रिलेटेड इन सारे मुद्दों को भी करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि असम सरकार ने किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? तो भैया देखिए, ये जो पहला आपका है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? रायगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये देखेगा तो इसका पूरा नाम, वैसे सही मामले में तो ये गलत नाम लिखा है, रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये विषधारी है ना, विषधारी से आप समझ सकते होंगे, है ना? क्या सोच करके इसका नाम रखा होगा? बहुत विषैले सांप वगैरह यहाँ पे रहते हैं क्या? चलिए, रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। आपके कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट आपका कहाँ है? वो एमपी में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऐसे भी गलत हो गए, आप एलिमिनेट भी इस तरह से कर सकते। अब आपके पास बचा है 2 ऑप्शन, है ना? एक बचा है रायमोना और एक बचा है कंडाली। अब आप गलती से क्या करिएगा, दुर्भाग्यवश ये दोनों के दोनों ऑप्शन कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों असम में अवस्थित हैं। दोनों के दोनों ये असम में अवस्थित हैं, रायमोना और कंडाली। यहाँ पर आप 50-50 का, अगर आपको नहीं आता तो 50-50 खेलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको सही आंसर आपको बताऊंगा, और सही आंसर वो क्या है? वो है आपका रायमोना रिजर्व जो है उसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। कंडाली भी वही का एक रिजर्व है, लेकिन रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आगे की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 26 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबा, क्या पूछ रहा है? एशिया का जो है सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, है ना? हाई स्पीड ट्रैक मतलब कुछ रोड से संबंधित ये बात आई है कि हाई स्पीड ट्रैक है, और उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम आपको बताएं कि ये एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, और इसका काम क्या है? इस पर परीक्षण किया जाएगा जो नए वाहन होंगे उनकी स्पीड का, उनकी माइलेज का, उन सारी चीज़ों का, कि वो मैक्सिमम मिनिमम टाइम में कितनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकते हैं ना। तो रेसर्स के लिए नई नई चीज़ों को गेन करने की बात है, उसको टेस्टिंग की जाएगी। तो ये बेसिकली व्हीकल टेस्टिंग के लिए बनाया गया है।
ठीक है, गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए। और ये कहाँ बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है। इंदौर में कहाँ बनाया गया है? इंदौर में ये बनाया गया है। कहाँ पर? इंदौर में। अब ये देखिएगा जो ये है वो दुनिया का, अगर एशिया का तो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, लेकिन अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड में तो दुनिया का ये 5वां सबसे लंबा है। इसकी लंबाई जो है समथिंग, आप लोग चेक कर लीजिएगा, समथिंग 11 दशमलव समथिंग, शायद 11.6 किलोमीटर या 11.8 किलोमीटर के आसपास, या इसी के आसपास, मतलब 11 से समथिंग एक्स्ट्रा है, 11 किलोमीटर के आसपास। तो आप लोग इसको चेक करके हमें कंफर्म बताइएगा कि कितनी है। 11 दशमलव समथिंग है इसकी लंबाई, करीबन इसी के आसपास का आंकड़ा है कुछ, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो ये रोड है उसका नाम क्या है? इसका नाम देखिएगा, इसका नाम है नेटरैक्स। क्या नाम है? नेटरैक्स, है ना। क्या नाम है इसका? नेटरैक्स, ठीक है। ये एक हाई स्पीड ट्रैक है, दुनिया का 5वां सबसे लंबा है, जो टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वो है कि भाई एक मिनट, हाँ ये है क्वेश्चन आपका कि WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। और कह रहा है कि WTO में भारत के अस्थायी मिशन में किसे काउंसलर नियुक्त किया गया है? किसको काउंसलर बनाया गया है? ये आपका सही विकल्प है ए वाला, आशीष चंदोरकर। क्या नाम है? आशीष चंदोरकर को बनाया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, इसमें तो आपको देखना ही था केवल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है, ये एक संस्थान है टाइम्स हायर एजुकेशन, और जो उसने जो है टाइम्स जो है एक संस्थान है, और उसने एक रिपोर्ट जारी की है हायर एजुकेशन पर एशिया के लिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग बताई है। तो उसमें पूछ रहा है कि 2021 में पहले 100 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ कह रहा है कौन शामिल नहीं है, इसका मतलब एक ही होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा, 3 हैं। तो आपको बताएं कि जो ये रैंकिंग आई थी उसमें भारत के अगर पहले 100 में देखिएगा या शीर्ष 100 में देखिएगा तो भारत के 3 ही संस्थान थे, 3 संस्थान थे भारत के। और वो कौन से हैं? आपका एक था IISc बेंगलुरु, एक था IIT रोपड़, ये बेंगलोर में ही है, ये रोपड़ यानी पंजाब में है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और ये एक IIT इंदौर है, ये तो आपको पता होगा इंदौर कहाँ पर है भाई, हमेशा से चौथी बार से लगातार सबसे स्वच्छ शहरों में ये अपना नाम रोशन कर रहा है। ये कहाँ पर है? ये है आपके भोपाल में है, ठीक है, ये भोपाल में है। चलिए ये कौन सा नहीं शामिल था इसमें? IIT दिल्ली जो है, यही सही विकल्प है, यही इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो दिल्ली को इसमें जगह नहीं मिली थी, केवल 3 संस्थान थे शुरुआती के 100 में, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको तो बस दाएं हाथ का खेल है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी देखो इस पर बिंदी नहीं लगी है, शायद टाइपर को ये मिल नहीं रहा होगा कहीं पर। चलिए रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपको तो आंख बंद करके मारिए कि राजस्थान में है। आप कहिएगा तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर दूंगा, सारे वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हैं वो उन सबको भी बात कर लेंगे किसी एक वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाई अनीमिया को जो है अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, एक सूचकांक जारी किया गया सरकार की तरफ से, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। और इस अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य था जो शीर्ष पर है? शीर्ष पर कौन था? ये था भैया आपका मध्य प्रदेश। अनीमिया की आप बात करिए तो इसमें ब्लड जो होती है उसकी कमी होने लगती है, ठीक है। बहुत अधिक ब्लड गिर जाने से, किसी का बह जाने से वो क्या होता है, उसके में ब्लड की कमी हो जाती है। तो अनीमिया में सामान्य रूप से ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसमें आयरन रिच फूड्स आपको डॉक्टर क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करिए। अनीमिया देखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत में जो शिकार हैं इसकी कौन लोग हैं? महिलाएँ हैं, ठीक है। इनके बाद बच्चे और पुरुष भी हैं, तो पुरुषों में भी इसकी है प्रॉब्लम, लेकिन महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा है भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिल्वर लाइन परियोजना, कौन सा? सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिल्वर लाइन परियोजना है क्या भैया। सिल्वर लाइन परियोजना जो आप जानिएगा तो ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे, ठीक है, सेमी हाई स्पीड रेलवे बनाना है और ये स्थापित करना, उसको ट्रैक बिछाने के लिए थी। और इस पर जो है काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रहा था, और इसको जो है हाल फिलहाल में कहाँ की गवर्नमेंट ने? केरल सरकार की ये स्कीम है, तो केरल सरकार ने हाल फिलहाल में इसको हरी झंडी दे दी है। अब इस पर काम आगे का शुरू किया जाएगा। तो ये परियोजना है सिल्वर लाइन परियोजना जो है कहाँ की है? केरल सरकार की परियोजना है। किससे रिलेटेड है? सेमी हाई स्पीड रेलवे से संबंधित ये परियोजना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सीजी लिखा है उसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वन नेशन वन स्टैंडर्ड में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बना? सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बना? तो भैया इसमें आंसर है आपका RDSO। अब अगर यहाँ पे वैसे हमने 2-3 संस्थान छोड़ दिए, अभी हम उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान आज के हमारे इस टीम में इस सारे क्वेश्चन में आए। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर, उसको आपको उन सारी चीज़ों का भी डिटेल लास्ट में मिल जाएगी। चलिए, तो RDSO की अगर बात करें तो RDSO देखिएगा कि इसका मतलब है कि भाई रिसर्च एंड डिजाइन, है ना, रिसर्च एंड डिजाइन से रिलेटेड ये है। रिसर्च एंड डिजाइन बेसिकली आप देखिएगा कि ये सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड डिजाइन के लिए, और ये रेलवे की जो है, रेलवे ने इसका एक तरह से स्थापना की है, और रेलवे इसी तरह से इसकी रेलवे पेरेंटिंग बॉडी है। इसकी पेरेंटिंग बॉडी कौन है? पेरेंट बॉडी की अगर बात करें तो इसकी पेरेंट बॉडी है कौन? रेलवे है। मतलब इसकी स्थापना किसने की? संस्थापकों के रूप में रेलवे है आपका, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी RDSO की? RDO की स्थापना जो है 1957 में, आपका 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, और 1957 में 100 साल के बाद उससे डायरेक्ट RDSO का फॉर्म किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आप इसका देखिएगा तो इसका HQ जो है वो यूपी में है, और वहाँ पर कहाँ पर? लखनऊ में है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर बात आई है DRDO की भी आई है बात, तो अभी हम DRDO के भी बारे में बात कर लेंगे लास्ट में। आप बने रहिए वीडियो में, उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे कि उन संस्थानों का क्या हुआ डिटेल में, कम से कम थोड़ा सा बात तो DRDO पर बनती। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनेफॉर जो ये एक सैन्य अभ्यास है, और ये नौसेनाओं के बीच में अभ्यास हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो भैया ये हुआ था अदन की खाड़ी में। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो हम एक बार आपको वर्ल्ड मैप जब आप पढ़ाएंगे और आप जब इंडियन मैप पढ़ेंगे तो हम भी उसमें इन सारी बातों का डिटेल में जिक्र करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि यूनेप जो फॉर है, ये इसका पहला सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? ये हुआ अदन की खाड़ी में। यूनेफॉर जो हुआ ये किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत की इसमें नौसेना थी, और साथ ही कौन से थी? यूरोपियन यूनियन की। कौन सी? यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में आप हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ फिर से कि यूरोपियन यूनियन में कुल वर्तमान में कितने देश हैं? अभी हाल में इससे ब्रिटेन अलग हो गया है, मैं आपको बताऊँ तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कुल कितनी कंट्रीज़ हैं, और जो ब्रेग्जिट हुआ, जो ब्रिटेन का एग्जिट हुआ, वो कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ, फाइनल कब हुआ, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा कि उसने फैसला कब लिया था, ये अब क्वेश्चन आएगा कि उसका ब्रेग्जिट कब हुआ, क्योंकि अब ब्रेग्जिट उसका हो चुका है, वो बाहर जा चुका है। ब्रेग्जिट का क्या मतलब है? ब्रिटेन का एग्जिट करना यूरोपियन यूनियन संघ से। चलिए, उसी को कहा जाता है ब्रेग्जिट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और वो क्या है? किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर जो है वो एंटी-टैग विकसित किया? ठीक है, क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा हमको लग रहा है, चलिए इसको मोटा थोड़ा सा कर देता है। तो ये क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने कोल्ड चेन, क्या पूछ रहा है? कोल्ड चेन। चलिए, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर, जिसका क्या नाम है? एंटी-टैग। एंटी-टैग का विकास किसने किया है? तो भाई एक बार फिर से आपको वही नाम याद रखना होगा, IIT रोपड़। जैसे लग रहा है कि आज का सारा काम IIT रोपड़ कर रहा है, फिलहाल IIT रोपड़ ने इसको किया है। एंटी-टैग डाटा लेगर वो सारी जानकारियों को समय समय पर ये रिकॉर्ड करता रहेगा कि कब कब किस किस परिस्थितियों में किन किन दशाओं में क्या क्या तापमान होता रहा, कैसे कैसे चेंज हुआ है, तो उस पर क्या करेगा, फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन है क्या? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? ये आप याद रख लीजिए बस ऐसे ही, पहला समुद्री अंतर्राष्ट्रीय क्लस्टर कहाँ पर है? गुजरात में। आप ये देखिएगा कौन बना रहा है? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है, कौन बना रहा है? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, है ना, इसका निर्माण कर रहा है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इसको बना रहा है, और ये कहाँ पर बन रहा है? बन रहा है भैया आपका वहाँ पर, क्या नाम है आपका? गुजरात में। और ये भी अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये जो बन रहा है ना, वो कहाँ पर बन रहा है? गुजरात में भी पर्टिकुलरली आप देखिएगा तो गिफ्ट सिटी एक जगह है आपकी, गिफ्ट सिटी में। तो ये गिफ्ट सिटी में, अब गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट का आप फुल फॉर्म देखिएगा तो गुजरात इंटरनेशनल एंड फाइनेंस टेक सिटी है। तो क्या है? जी से है गुजरात, आई से है इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल, एफ से क्या है? फाइनेंस, ठीक है, टी से क्या है? टेक्नोलॉजी वाला टेक, और सिटी है। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस
टेक सिटी है इसका पूरा नाम, गिफ्ट सिटी का। तो वहीं पर बनाया जा रहा है पहला समुद्री अंतर्राष्ट्रीय क्लस्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और आज के 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए सामने आपके क्वेश्चन क्या है कि जून 2021 में जो नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग ने एक जारी किया था इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। इस SDG इंडिया इंडेक्स का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स जो है इंडिया का, उसने जारी किया नीति आयोग ने 2020-21 में। तो शीर्ष स्थान किसको मिला था? जब बात आती है ग्रोथ रेट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, तो केरला उसमें बहुत आगे है। शिक्षा की बात आए तो केरला उसमें बहुत आगे है। ठीक है, तो ये केरला ने किया था। किसने किया था? कौन सबसे शीर्ष पर था? केरल था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये है आपका कि दौधन बांध। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आपको याद रखने की बात है क्योंकि ये चर्चा में है अभी भी। दौधन बांध किस नदी पर है? तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन सी नदी पर है? ये है केन बेतवा लिंक पर। कहाँ पर है? केन बेतवा लिंक। अब केन बेतवा लिंक देखेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, नर्मदा जो है केन और बेतवा नदियों का पानी आपस में जोड़ने के लिए, और उसी के लिए एक नहर से उनको जोड़ा जा रहा है और उसी पर जो है एक बांध बनाया गया है, उसका क्या नाम है? दौधन बांध। तो ये कहाँ पर है? केन बेतवा लिंक पर है ये बांध। ठीक है, केन बेतवा नदी दोनों पर ये बांध बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो कह रहा है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को घोषित किया है? अब यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को घोषित किया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो यूनेस्को ने किसको घोषित किया है? भाई तिब्लिसी एक शहर है, तिब्लिसी को जो है उसने घोषित किया है। तो ये तो ऑप्शन सही है। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल के लिए आपको याद कर लेना होगा। हर साल ये कई साल बदलते रहता है यूनेस्को ने, जिसको विश्व पुस्तक राजधानी। अभी देखिएगा यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। पहले तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और अब हम बताते हैं आपको कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ है भैया? पेरिस है आपका फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी पेरेंटल बॉडी कौन है? इसकी पेरेंटल बॉडी है UN। इसकी पेरेंटल बॉडी कौन है? UN है। UN ने इसको स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई और वही उसकी पेरेंटल बॉडी है। दूसरी एक खास बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब बना आखिरकार ये, है ना? तो ये बना था 1945 में। कब बना था ये यूनेस्को? 1945 में। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में इसके जो हैं चेयरपर्सन कौन है या फिर इसके डायरेक्टर कौन हैं, तो ये हैं ऑड्री जो है, क्या नाम है उसका? ऑड्री कुछ करके है, बोल्जे करके नाम है, ऑड्री बोल्जे शायद नाम है। चलिए ऑड्री BOUL और शायद है BOULZAY। आप देख लीजिएगा एक बार स्पेलिंग, ऑड्री बोल्जे ही करके शायद नाम है, यही नाम है उनका, ऑड्री बोल्जे। मुझे एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऑड्री तो आपका एकदम कंफर्म है, ये तो मैं परफेक्ट हूँ कि ऑड्री ही नाम है, ऑड्री बोल्जे ही शायद उनका नाम है। आप एक बार स्पेलिंग में चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम, कौन सा? दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो रट लीजिए, गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया है ना, गुलमर्ग में किया गया। गुलमर्ग कहाँ पर है? एक शहर है, JNK का एक प्लेस है, JNK में। बहुत ही स्वीट सा प्लेस है, लोग यहाँ पे काफ़ी अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं। हेल्दी आपका जो है एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत रहता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, देखेंगे कि घूमने लायक एक अच्छी जगह है। कभी प्लान बनाइए जम्मू कश्मीर जाने की तो गुलमर्ग, सोनमर्ग यहाँ पे जब जाइए। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का है, और ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 40वां जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसको तो रटना ही है। आप हमें बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है ना? इसको जारी कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। और ये 40वां स्थान भारत का 2021, ये 2021 की ही बात कर रहा है, तो इसमें रहा भारत का 40वां स्थान रहा। ठीक है, चलिए ये सारे आज के हमने क्वेश्चन कर लिए, और अब हम थोड़े मिनट में 5 मिनट की और क्लास देख लेते हैं, और उसमें क्या कर लेते हैं कि सारे इन तीनों के जो जिन संगठनों का प्रमुख रूप से नाम आया उनको जरा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से संगठन है। चलिए, एक संगठन आपके सामने आया होगा, DRDO को आपने देखा होगा, DRDO। तो अगर हम बात करें DRDO की, चलिए एक हमको लगता है कि एक नए पेज पर अगर हम इसको बात करें तो ज़्यादा सही होगा। चलिए DRDO की अगर हम बात करें कि DRDO, चलिए क्या बात कर रहे थे हम? DRDO की।
इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, DRDO किसकी बात कर रहे हैं? DRDO की। अब DRDO की अगर आप बात करिएगा तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये याद रखिए कि जो DRDO है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो है डिफेंस, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या नाम है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। क्या नाम है इसका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है DRDO का। दूसरी बात अगर करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और उसके हेडक्वार्टर का जो नाम है ना, उसका नाम ही है DRDO भवन। क्या नाम है उसका? DRDO भवन। यही दिल्ली में ये अवस्थित है, DRDO भवन। चलिए अगले इसमें बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसका देखिएगा तो 1958 में। कब? स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में, इसके प्रमुख कौन हैं? इसके प्रमुख जो हैं, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके निदेशक कौन है, इसके चेयरमैन कह सकते हैं कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश। ठीक है, देखिएगा सतीश नहीं है, डॉक्टर जी सतीश नाम है रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला। और अब ये इसना हमको इतना पता होना चाहिए कम से कम DRDO के बारे में। कभी अगर पूछ ले DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो अब हम बता सकते हैं कि DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है या हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके प्रमुख जो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं इसके प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातों के बाद अब हम अगले संगठन की अगर बात करें तो अगला संगठन कौन सा हमने अभी देखा होगा? एक देखा होगा हमने, इसरो का भी नाम आया होगा। चलो इसरो की अगर बात करें, इसरो विकल्प में आपके आया हुआ था। इसरो की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च, और यहीं पे छोटा सा लिख लो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है। अब दूसरी खास बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए हेडक्वार्टर आपको हर हाल में पता हो, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय के बाद अगर बात करें तीसरी कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? ये की गई थी इसकी स्थापना, आप देखिएगा कि 15 अगस्त के दिन की गई है। 15 अगस्त 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969 में की गई थी। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट भी शायद इसी के आसपास आई है, 1969 के आसपास। कभी आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे बहुत सारी कमेटियों को तो उसमें भी देखेंगे। और इसके जो है संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? डायरेक्टर कौन है इस टाइम? इसके जो निदेशक हैं वो कौन है, या चेयरमैन कह सकते हैं, वो कौन है? डॉक्टर, ये बड़ा नाम आपने सुना होगा, के सिवान। क्या नाम है उनका? डॉक्टर के सिवान नाम है। चलिए इतनी सारी बातों को आपने, मुझे लग रहा है कि इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर के सिवान इसके प्रमुख हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लौट चलते हैं। अगला हमारे सामने आपने देखा होगा कि HAL एक आपने देखा होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, आप जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका भी हेडक्वार्टर है। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी बात आप देखिएगा कि इसके जो संस्थापक हैं कौन थे? संस्थापक में बड़ा प्यारा सा नाम है, क्या नाम है? बालचंद हीराचंद। क्या नाम है? बालचंद, ये बा है, बालचंद हीराचंद। दूसरी बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो ये स्वतंत्रता से पहले ही इसको स्थापित किया गया था। बेसिकली डेट तो आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखनी है, लेकिन 1940 आप याद रखिए कि 23 दिसंबर 1940 में से 1940 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसके प्रमुख देखिएगा कौन है, तो ये हैं R माधवन।
आर माधवन है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक आखिरी संस्थान और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास करते हैं ख़त्म। तो चलिए, आज का आखिरी जो है वो कौन था हमारे सामने, आप देख पाएंगे अभी कि आखिरी आप देखिएगा तो कौन है, वो हैं भैया, हम जो संस्थान लिया है वो हमने लिया है WTO। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड, है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम है। आप देखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई 1 जनवरी का दिन था, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगली बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, जिसका बार बार आप बड़ा नाम सुनते हैं कि स्विस बैंक में सारा पैसा जमा है। ठीक है, तो ये है स्विस बैंक जहाँ पर है, वहीं पर। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये आप याद रख लीजिए। तो नागोजी ओकोजी इनका नाम है, बड़ा उल्टा सीधा नाम लगता है ना, नगोजी, तो नगोजी ऐसे याद रखिए, नगोजी ओकोजी, नोगोजी ओकोजी, है ना, नोगोजी ओकोजी, ऐसे आप याद रख लीजिए। स्पेलिंग है ओकोजी। ठीक है, ओकोंजी, ओकोंजी है, ओकोंजी बेसिकली स्पेलिंग अगर लिखे तो नगोजी ओकोंजी है, OKONJI। ठीक है, ऐसे हिंदी में अगर लिखेगा तो ओकोंजी, नोगोजी ओकोंजी। ठीक है, नोगोंजी ओकोंजी। इसमें और भी नाम है, ब्यूलिया करके कुछ नाम है उनका, तो उतना टफ हो जाएगा कि आप नाम फिर वो पढ़ने ही नहीं मिलेगा, तो याद क्या होगा, नगोजी से याद रखिए कि नगोजी ओकोंजी उनका नाम है। चलिए, कैसा लगा आपको सेशन, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और एक बार फिर से, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत प्रेसियस वे में हमने जो है सारी बातों को डिटेल में किया है, और यही हमारी कोशिश रहेगी आगे भी कि हम जितने भी क्वेश्चंस को करें, कम से कम कभी भी उसको गलत करने की संभावना ना हो, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी गलत करने की संभावना ना हो। ठीक है, तो अगर आप अभी भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो 3 काम आपके लिए बनता है। पहला तो आप खुद इसको लाइक करिए, चैनल अगर अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो कंटेंट अच्छे है तो उसको सब्सक्राइब करिए। सच में काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने आप लोग के लिए तैयार किया है। PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे यूट्यूब के चैनल पेज पर भी दिख रहा होगा, या इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि प्लीज़ इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और हाँ, पकड़ कर से सब्सक्राइबर्स को पकड़ करके सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब खैर, कैरी ऑन।